प्रकाश से शूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक स्रोतों को देख रहे हैं। इतिहास है कैसे लिखा गया, इतिहास लिखने की क्या क्या प्रवृत्ति रही, इतिहास है लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। इतिहास लिखने में प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों में विदेशी साहित्यिक स्रोत का उपयोग किया जाता है। इस विदेशी साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने देखा था यूनानी स्रोतों के बारे में, यूनान से कौन कौन से चल के भारत आए और जो लोग यूनान से चल के भारत नहीं भी आए थे उन्होंने भारत के इतिहास को लिखने का कार्य किया। इस यूनानियों में देखा जाए तो हमने बातें किया था कि इन यूनानियों में कुछ सिकंदर के पूर्व थे, कुछ सिकंदर के बाद के थे, कुछ सिकंदर के पूर्व के थे, कुछ सिकंदर के समकालीन थे और कुछ सिकंदर के बाद के थे। सिकंदर के बाद के थे। इन तीन तरह के यूनानी इतिहासकारों को हमने विभाजित किया था। इसमें हमने सिकंदर के पूर्व में हमने बात किया था दो, एक का नाम था टेसियस और एक का नाम क्या था, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी और इसी को इतिहास का पिता कहा जाता है। टेसियस यूनान का राजवैद्य था। उसके बाद सिकंदर के समकालीन कौन कौन से थे? सिकंदर के समकालीन तीन थे। एक का नाम था नियार्कस, एक का नाम था अरिस्टोबुलास और एक का नाम था अनासिक्रिटस। ये तीनों किसके समकालीन थे? ये तीनों सिकंदर के समकालीन थे जो भारत की तरफ आए थे। इनके इतिहास के पन्नों से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। सिकंदर के बाद कई इतिहासकार भारत आए, जिसमें पहला नाम मेगास्थनीज का आता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। उसके बाद दूसरा नाम किसका आता है? दूसरा नाम है डाइमेकस। डाइमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और अगला नाम है डायनोसियस। डायनोसियस किसके दरबार में आया? डायनोसियस आया और वो आया अशोक के दरबार में। इसके बाद बाकी अन्य यूनानी इतिहासकार भारत आते रहे, जिसमें जस्टिन, प्लूटार्क, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा और उस नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक में उसने दुख प्रकट किया कि कैसे यूनान का सोना या बुलियन भारत के दलदल में आके दफन हो जाता है। उसके बाद फिर से आपका पेरिप्लस ऑफ एथियन सी नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, जिसका लेखक अननोन है और भारत के बारे में वो वर्णन करता है कि भारत के कैसे बंदरगाह हैं, भारत की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इन सब के बारे में वो अपनी पुस्तक में लिखने का काम किया है, लेकिन कहीं पर भारतीयों के नाम को नहीं दिया है, कहीं पे अपने लेखक के नाम को परिचय नहीं दिया है। ये एक तरह से उस पेरिप्लस ऑफ एथियन सी की विशेषता है, इसीलिए उसे अज्ञातनामा पुस्तक माना जाता है। इस यूनानियों के बाद अगले जो विदेशी भारत आए, जिन्हें चाइनीज कहा जाता है, और चीनी स्रोतों के द्वारा भी भारत के प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इस चीनी स्रोतों में कौन कौन से आने वाले यात्री हैं, उनका सही क्रम क्या है, इस पर हम बातें करते हैं। तो हेड डाल लेते हैं चीनी यात्रियों के
आने के सही क्रम और इससे चीनी यात्रियों के आने के सही क्रम क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले भारत में कौन आया था? फाहियान आया था। सबसे पहले फाहियान भारत आया और कब आया था? 399 से लेके 414 ईस्वी तक के भारत में रहा। जिस समय वो भारत आया था उस समय भारत में किसका शासन था? उस समय भारत में शासन था और वो था गुप्त का, और गुप्तों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड का शासन था। इसके बाद दूसरा कौन आया? सुमयून आया। सुमयून बिहार में भी पूछा जा चुका है, कई पीसीएस में पूछा जा चुका है। सुमयून 518 ईस्वी से लेकर और 520 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बाद कौन आया? वेनसांग आया। वेनसांग जिसे वांग च्वांग भी कहा जाता है, वांग च्वांग भी कहा जाता है, और ये 629 ईस्वी में आया। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। 629 ईस्वी में आया और 629 ईस्वी के बाद ये कितने दिनों तक रहा? ये 644 ईस्वी तक रहा। 645 ईस्वी तक रहा। इसके बाद देखा जाए तो बुल्ली, उसके बाद इत्सिंग, बुल्ली के बाद इत्सिंग 671 ईस्वी में आया, और फिर चाउ जू कुमा 8वीं शताब्दी में आया। इस तरह कुछ प्रमुख चाइनीज यात्री हैं जिनके आने का सही क्रम है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि आने वाले यात्रियों का सही क्रम बताएं। जो लोग नहीं लिखे हैं नोट कर लेंगे इसे। इसमें हम सबसे पहला हेडिंग डालेंगे फाहियान। पहले हेडिंग डाल लेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे। चीनी यात्रियों के आने का सही क्रम, क्योंकि ये क्रम पूछ दिया जाता है और उनके डेट पूछ दिए जाते हैं। कौन चाइनीज यात्री कहाँ पे आया था, कब आया था, ये भी पूछ दिया जाता है। और इसमें हम सबसे पहला हेडिंग डालेंगे फाहियान। फाहियान से पूछे जाने वाले जितने भी एंगल से सवाल हैं, इन सभी सवालों का उत्तर यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला है हेडिंग डालने फाहियान। फाहियान, अब यहाँ पे देखिए फाहियान से सवाल ये है कि फाहियान का शाब्दिक अर्थ क्या है? फा और यान दो शब्द है, ये दोनों मिलके बना है फाहियान। दोनों चाइनीज भाषा का शब्द है। फा का मतलब होता है चाइनीज भाषा में, मैंडरिन में धर्म। फा का अर्थ क्या होता है? धर्म होता है। और हियान का अर्थ क्या होता है? हियान का अर्थ होता है आचार्य, यानी कि ये धर्म का आचार्य था, ये धर्म का आचार्य था, ये धर्माचार्य था, जिसके हिंदुस्तान आने का मुख्य वजह था यहाँ के बौद्ध पुस्तकों का अध्ययन करना। वो आखिर इस भारतवर्ष में क्यों आना चाहता था, क्यों भारत आना चाहता था? उसके आने के पीछे सबसे बड़ा जो प्रमुख रीजन था वो ये था कि वह इस धर्म को देखना चाहता था, धार्मिक पुस्तकों को देखना चाहता था, धार्मिक स्थलों को देखना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह भारत पहुंचा, उसी उद्देश्य से वह भारत आया और जगह जगह के बौद्ध स्तूपों का, बौद्ध स्थलों का इत्यादि क्षेत्रों का भ्रमण करने का काम किसने किया? फाहियान ने किया। फाहियान ने यहाँ के लगभग सभी विशेषताओं को बताया। यहाँ के राजा के बारे में भी लिखा है, राजा के बारे में भी बताया, लेकिन कहीं पर भी राजा के नामों का उल्लेख नहीं किया। वह चाइना से सड़क मार्ग से चलकर भारत पहुंचा।
काराकोरम दर्रा होते हुए ईरान के खोतान गया, ईरान से अफगानिस्तान आया और वही पेशावर पहुंचा, जहां पे पेशावर में कनिष्क के द्वारा बनाए गए बौद्ध मठों को देखने का काम किया, बौद्ध मठों को देखने का काम किया। फिर वहां से पंजाब आया, पंजाब आने के बाद गंगा घाटी में आया। गंगा घाटी के बारे में ये वर्णन करता है, कहता है कि गंगा घाटी ब्राह्मणों का देश है, जहां पे लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाए जाते हैं, जहां पर मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन एक जाति ऐसी है जो मांस मदिरा लहसुन प्याज खाती है, तो वो गांव से बहिष्कृत रहती है, उसे चंडाल कहा। यानी कि एक सवाल है कि सबसे पहले छुआछूत का वर्णन है। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे कि फयाने एक तरह से क्या करता है, पूरे गंगा घाटी को ब्राह्मणों का देश कहता है, गंगा घाटी के बारे में वर्णन करता है, गंगा घाटी के बारे में बताता है कि गंगा घाटी में खान पान कैसा है। लेकिन छुआछूत है, गांव से बाहर एक जाति रहती है, जिस जाति को क्या कहा जाता है, जिस जाति को चंडाल कहा जाता है। ये भी बताता है कि जब वो आती है तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो सूप या बांस बजाते हुए चलते हैं ताकि लोगों के ऊपर उनकी छाया न पड़ने पाए। इस तरह छुआछूत का वर्णन करता है। लेकिन राजा के न्याय की प्रशंसा, राजा के पाटलिपुत्रा के महल की चर्चा, ये सब कुछ कौन करता है? फाहियान करता है। ये बताता है कि राजा का महल कितना सुंदर है, भव्य है, जिसको किसी दैत्य ही बना सकता है। पाटलिपुत्रा के राजप्रसाद को देखता है, अशोक के राजभवन को देखता है, और ये वर्णन करता है कि वो भव्य महल है जिसे साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता है। इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो यह कुशीनगर है, सारनाथ है, पाटलिपुत्रा, श्रावस्ती, चंपा होता हुआ और बौद्ध पांडुलिपियों को एकत्र करता हुआ फाहियान पहुंच जाता है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है ताम्रलिप्ति बंदरगाह में। और वही ताम्रलिप्ति बंदरगाह में वो क्या करता है, उसी ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे 2 साल तक रहता है। बौद्ध पांडुलिपियों को जो लाया रहता है उसको लिखता है, पढ़ता है, और फिर यहाँ से जल मार्ग के द्वारा श्रीलंका का पूर्वी द्वीपों का चक्कर लगाते हुए वो अपने स्वदेश चला जाता है, अपने देश चला जाता है, और जाके वहाँ पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखता है जिससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है, फा क्यो की, जिसके बारे में जानकारी मिलती है, फा क्यो की लिखने का कार्य करता है। तो देखते हैं, फाहियान हेडिंग डाल लेते हैं और फाहियान के बारे में लिखते चलते हैं। नोट कर ले, फाहियाने का शाब्दिक अर्थ होता है घर में आचार्य। फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है घर में आचार्य, घर में आचार्य। एक नोट कर लें स्टारना के। फाहियान के बचपन का नाम कुंग था। फाहियान के बचपन का नाम कुंग था। कुंग था। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, फाहियान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने तथा फाहियान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थानों को देखने की लालसा से भारत आया। बौद्ध तीर्थ स्थानों को देखने की लालसा से भारत आया। देखने की लालसा से भारत आया। एक नोट कर ले स्टारना के। वह चीन के चंगन शहर का रहने वाला था।
चीन के चंगने शहर का रहने वाला था। तथा वह काराकोरम दर्रा को पार करता हुआ ईरान पहुंचा तथा सिंध नदी को पार करके पेशावर पहुंचा। सिंध नदी को पार करके पेशावर पहुंचा। सिंध नदी को पार करके पेशावर पहुंचा। पेशावर पहुंचा। सिंध नदी को पार करके पेशावर पहुंचा। एक नोट कर ले स्टारना के पेशावर में कुषाण राजा कनिष्क द्वारा कनिष्क के द्वारा बनाए गए 400 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप के बारे में वर्णन किया। बनाए गए 400 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप के बारे में वर्णन किया तथा यहाँ पर 5000 भिक्षुओं के बारे में भी बताया। 5000 भिक्षुओं के बारे में भी बताया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से फाहियान कहाँ पहुँचता है? पंजाब होता हुआ गंगा घाटी पहुँचता है। यहीं पर नोट कर लें। फाहियान पंजाब होता हुआ गंगा घाटी पहुँचा। पंजाब होता हुआ गंगा घाटी पहुँचा, जहाँ पर लोगों को देखा जो सुखी और संपन्न थे। जहाँ पर लोगों को देखा जो सुखी और संपन्न थे। सुखी और संपन्न थे। आगे नोट कर लें। मध्य देश को, गंगा घाटी को मध्य देश भी कहा गया है। मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा। मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा। ब्राह्मणों का देश कहा। अब यहाँ पे देखिए, फाहियान लिखता है कि भारत में मृत्यु दंड नहीं दिए जाते। बार बार जो राजद्रोह करता है उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता है। यहाँ के दंड प्रक्रिया पर भी वो वर्णन करता है कि दंड प्रक्रिया काफी कठोर नहीं है। जो बार बार विरोध करता है उसके दाहिने हाथ केवल काट लिए जाते हैं। ये नोट करने से धारणा के फाहियान के अनुसार भारत में मृत्यु दंड नहीं दिए जाते हैं। भारत में मृत्यु दंड नहीं दिए जाते हैं।
लेकिन बार बार अपराध करने वालों के दाहिने हाथ काट लिया जाता है, दाहिना हाथ काट दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ के लोग किसी प्राणियों की हिंसा नहीं करते, जीव जंतुओं को नहीं मारते हैं। नोट कर लें, यहाँ के लोग जीवित प्राणियों की हत्या नहीं करते तथा मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं। नोट कर लें स्टारना के, यहाँ पर एक छुआछूत की जाति निवास करती है। यहाँ पर एक छुआछूत की जाति निवास करती है जिसे चंडाल कहा गया है। छुआछूत की एक जाति निवास करती है जिसे चंडाल कहा गया है। चंडाल कहा गया है। एक बार नोट कर ले स्टारना के बटन कर लेंगे। हयान पहला विदेशी था जिसने भारत के छुआछूत के बारे में वर्णन किया है। हयान पहला विदेशी था जिसने भारत में छुआछूत का वर्णन किया है। भारत में छुआछूत का वर्णन किया है। छुआछूत का वर्णन किया है। वर्णन किया है। आगे नोट कर ले, हयान ने अपनी यात्रा के दौरान कहीं पर भी राजा के नामों का उल्लेख नहीं किया है। राजा के नामों का उल्लेख नहीं किया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये मुद्रा व्यवस्था का भी वर्णन करता है कि यहाँ के लोग क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फिर नोट कर ले, हयान के अनुसार यहाँ के लोग क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। आगे नोट कर लें, कौड़ियों का प्रयोग करते थे। आगे नोट कर लें, हयान ने संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ है और बोध गया के बौद्ध स्तूपों को भी देखा। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है संकिसा। फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला में स्थित है संकिसा। उसके बाद है श्रावस्ती। इस समय जो उत्तर प्रदेश का जिला है वहीं पे स्थित है। श्रावस्ती, सारनाथ वाराणसी में स्थित है और बोध गया बिहार में स्थित है। एक नोट कर ले स्टारना के, हयान पाटलिपुत्र
का भ्रमण किया और अशोक के द्वारा बनवाए गए राजमहल को भी देखा। अशोक के द्वारा बनवाए गए राजमहल को भी देखा। अशोक द्वारा बनवाए गए राजमहल को भी देखा। राजमहल को भी देखा और उसके बारे में कहा कि इस महल को या तो देवता निर्मित कर सकते हैं, या तो देवता निर्मित कर सकते हैं, या तो दानव निर्मित कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। आगे देखा जाए तो फाहियान 15 वर्षों तक भारत में रहा और पाटलिपुत्र से वह चंपा होता हुआ ताम्रलिप्ति पहुंचा और ताम्रलिप्ति बंदरगाह पे 2 वर्षों तक रुका रहा और फिर वहां से जल मार्ग के द्वारा वह स्वदेश वापस चला गया। यहीं पर नोट कर लें, फाहियान पाटलिपुत्र से चंपा भागलपुर में स्थित है बिहार के। पाटलिपुत्र से चंपा और चंपा से ताम्रलिप्ति बंदरगाह पहुंचा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह पहुंचा। इसी ताम्रलिप्ति बंदरगाह को क्या कहा जाता है? ताम्लुक भी कहा जाता था और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। ताम्रलिप्ति या ताम्लुक पहुंचा तथा यहाँ पे 2 वर्षों तक रहने के पश्चात 2 वर्षों तक रहने के पश्चात जल मार्ग के द्वारा स्वदेश चला गया। जल मार्ग द्वारा स्वदेश चला गया। जल मार्ग द्वारा स्वदेश चला गया तथा वहां पे जाने के पश्चात फाक्योकी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा। फाक्योकी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा। क्योंकि नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा। तो कई बार यही पूछा जाता है कि फाहियान की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो उसका एक लाइन में आंसर है फाक्योकी है। अब इसी पर देखें, एक सवाल पूछा गया, UPPCS में भी पूछा गया है सवाल, और ये पूछा गया है कि फाहियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फाहियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देखें, पहला ऑप्शन है फाहियान स्थल मार्ग से भारत आया और जल मार्ग से वापस गया। जल मार्ग से वापस चला गया। जल मार्ग से वापस चला गया। दूसरा है, और वो है फाहियान के बारे में, फाहियान
ने बताया है कि यहाँ के लोग कौड़ियों के माध्यम से लेन देन करते थे, माध्यम से लेने देने करते थे, कौड़ियों के माध्यम से लेन देन करते थे। तीसरा पॉइंट इसने कहा और ये कहा कि यहाँ पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। और लास्ट कहा कि फहियान ने राजा के नामों का उल्लेख किया है। अब इसे 4 ऑप्शन में ये है कि कौन सा सही नहीं है। कौन लगा दे? सही है, यानी कि आप बताने से यही लग रहा है कि आप लोगों को मैटर पूरा समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं, सुमियोन की ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हैं, केवल पंजाब और अन्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। वहाँ से सुमियोन से एक ही सवाल है कि कब आया था, कब गया था। तो 518 में आया था, 520 में चला गया, जो सुमियोन हमने शुरुआत में लिखाया है। अब तीसरे यात्री पे करते हैं जिसका नाम है वान च्वांग या वेन सांग। डाल लेते हैं वेन सांग। अगला देखते हैं वेन सांग। इसी को कहा जाता है वान च्वांग। वेन सांग, इसी को कहा गया है वान च्वांग। वेन सांग या वान च्वांग। वान च्वांग, वेन सांग। वेन सांग या वान च्वांग, ये 629 ईस्वी में भारत आता है। इसे प्राचीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। वेन सांग की खासियत है ये प्राचीन यात्रियों में राजकुमार है। तो जब भी पूछा जाएगा कि प्राचीन यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर है वेन सांग। इसी को वान च्वांग कहा जाता है। प्राचीन यात्रियों में ये राजकुमार के नाम से पुकारा गया है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार पीसीएस के प्री में सवाल बना दिया कि ये किसका राजदूत बनके भारत आया था। तो ये तासुंग का राजदूत बनके भारत आया था। ये नोट कर ले, यह चीन के शासक है। चीन के शासक है, तासुंग का राजदूत बनके, चीन के शासक है, तासुंग के राजदूत बनकर भारत आया था। तासुंग का राजदूत बनकर भारत आया था। अब यहाँ पे जब भारत ये पहुंचा तो उस समय 3 शासक थे। उत्तर भारत में हर्षवर्धन था, कनौज राजधानी थी इसकी। दक्षिण भारत में 2 राजा थे। उत्तर भारत में हर्षवर्धन शासन कर रहा था कनौज पे, और दक्षिण भारत में राजा था बतापी का शासक है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन द्वितीय था, और एक था जिसे क्या कहा जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये कांची का राजा था। तो अब यहाँ पे राजदूत बन के आया था, तो इसे जाना चाहिए हर्षवर्धन के दरबार में। लेकिन पहले ये कहाँ चला गया? पहले चला गया नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि इसको पढ़ने में भी रुचि थी। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय पहुंच गया, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इसने विधिवत वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय से एक सवाल है कि कौन ऐसा विदेशी था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया।
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और यहाँ पे अध्यापन भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन भी किया और यहाँ पे अध्यापन भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय में बताता है कि यहाँ के कुलपति सिलभद्र हैं। ये डिटेल चर्चा करता है कि यहाँ के कुलपति सिलभद्र हैं, जो दुनिया के प्रसिद्ध विद्वान हैं, जो इतिहास, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति, सभी विषयों के ज्ञाता है। और इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए नियम ये है कि कम से कम 100 विद्यार्थी में 10% विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में सफल होते थे। बिना प्रवेश परीक्षा में सफल हुए इसमें एंट्री नहीं मिलती थी। इसीलिए ये वान च्वांग वेनसांग भी क्या करता है, प्रवेश परीक्षा देता है और प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और इसमें पढ़ने का मौका मिलता है। 2 साल तक अपनी पढ़ाई पूरा करता है, पीएचडी पूरा करता है इसी सिलभद्र के नेतृत्व में, और फिर यहीं पर 2 साल पढ़ाता है और पढ़ाने के पश्चात फिर इसे अब लगता है कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए। तो फिर यहाँ से ये नालंदा से निकल के कहाँ जाता है, नालंदा से निकल के कनौज के लिए रवाना होता है। लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल जानकारी देता है। कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 3,000 कमरे थे, 1500 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन करने के पश्चात ये आगे निकलता है, कनौज के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं के द्वारा इसे बंदी बना लिया जाता है। डाकुओं के द्वारा बंदी बना लिया जाता है विंध्याचल के पहाड़ी क्षेत्रों में। उन्हें लगता है कि ये विदेशी है, कुछ माल रखा होगा, पैसा रुपया रखा होगा, इसलिए बंदी बना लिया जाता है। लेकिन उसके पोटली में कुछ भी नहीं रहता है, केवल वही भोजपत्र रहते हैं, स्याही रहते हैं, कुछ कागज रहते हैं, क्योंकि कागज का आविष्कार चाइना में बहुत पहले हो चुका है। 400 ईसा पूर्व में सबसे पहले कागज कहाँ पे आविष्कार हुआ था, चाइना में। इसीलिए ये भोजपत्र इत्यादि लेके चल रहा था, ताकि हम जहाँ पे जो चीज़ें देखेंगे उसको लिखते रहेंगे और आगे चल के हम किताब भी लिखेंगे। अब यहाँ पे जब पहुँचता है, जब ये विंध्याचल के क्षेत्रों में, तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं रहता है। जब कुछ भी इसके पास नहीं है, ये भिखारी जैसा है, तो फिर डाकू सोचते हैं कि चलो इसको काट के चढ़ा दिया जाए दुर्गा, कम से कम देवी ही तो प्रसन्न हो जाएगी, दुर्गा ही प्रसन्न हो जाएगी। और दुर्गा को चढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, उसको बंदी बना के फैजान को ले जाते हैं। लेकिन अचानक एक बहुत आंधी और तूफान आती है, भीषण आंधी और तूफान आती है। और जब भीषण आंधी और तूफान आता है तो फिर ये सोचते हैं डाकू की एक पनौती है, इसी के कारण भीषण आंधी तूफान आ गया है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। इस बात का जिक्र वो जब चाइना जाके एक पुस्तक लिखता है सियोकी, उस सियोकी में इस बात का उल्लेख करता है। फिर फाहियाने यहाँ से वेनसांग पहुँचता है और कनौज पहुँचता है। कनौज हर्षवर्धन का दरबार है, उस हर्षवर्धन के दरबार में रहता है। और वहीं पर कनौज के साथ ही प्रयागराज आता है, और इससे प्रयाग में वो देखता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयागराज आता था, यहाँ पे गंगा स्नान करता था, संगम में स्नान करता था, सूर्य, बुध और शिव तीनों की पूजा करता था, और सब कुछ अंग वस्त्र इत्यादि दान में दे देता था। और दान में देने के बाद अपनी बहन राजश्री के द्वारा दिए गए अंग वस्त्र को ही धारण करता था। इसी को प्रयाग मोक्ष परिषद कहा गया है। और इसे प्रयाग मोक्ष परिषद को कौन वर्णन करता है,
वेनसांग वर्णन करता है। वेनसांगे ये भी वर्णन करता है कि कनौज में एक बौद्ध महासभा का आयोजन भी हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जिसकी अध्यक्षता वेनसांग ने किया था। लेकिन उसी सभा के दौरान कुछ ब्राह्मणों ने कनौज में उत्पात मचा दिया, जिसके कारण 500 ब्राह्मणों को उसने देश निकाला दे दिया। 500 ब्राह्मणों को देश से बाहर करने का काम कर दिया। किसने? हर्षवर्धन। इसके बाद यहाँ से रहने के बाद फिर ये हर्षवर्धन, ये वेनसांग कहाँ जाता है? वेनसांग दक्षिण भारत जाता है। दक्षिण भारत में पुलकेशिन सेकंड जो बतापी का राजा है, बतापी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। इसी बतापी के राजा के दरबार में जाता है, इससे मुलाकात करता है। फिर वहां से निकल के कहाँ चला जाता है? कांची जाता है, जो तमिलनाडु में कांचीपुरम है, उसे कांचीपुरम में जाता है। और कांचीपुरम में जाने के बाद किससे मुलाकात करता है? कांचीपुरम में जाने के बाद मुलाकात करता है, और वो करता है, उससे मुलाकात नहीं हो पाती है, करने का प्रयास करता है नरसिंहवर्मन प्रथम से, लेकिन इसके दरबार में नहीं जाता है। यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वेनसांग किस समकालीन राजा के दरबार में नहीं गया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। लेकिन इसके राजधानी में जाता है, राजधानी में जाता है, और फिर यहीं से ये अपने स्वदेश वापस चला जाता है, पूर्वी द्वीपों का चक्कर लगाते हुए। और जाने के पश्चात वह चाइना में एक पुस्तक भी लिखता है, जिसका नाम क्या है? CUE। इसकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है CUE। जो CUE उस समय के भारत के समाज, देश, अर्थव्यवस्था, राजा महाराजा और धर्म के बारे में जानकारी देता है। इसी कारण कांची तमिलनाडु, कांची तमिलनाडु है। वही कांची में के ही तो कौन है? शंकराचार्य। कांची में ही शंकराचार्य है, जहाँ पे एक भव्य मंदिर है। अब इसी सब विशेषता को देखते हुए, CUE को देखते हुए, इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन यात्रियों में राजकुमार के नाम से जाना जाता है। प्राचीन यात्रियों का इसे राजकुमार कहा जाता है। तो ये है आपका ये वेनसांग, जिससे पूछे जाने वाले सवाल, जिसके बारे में हमने बात किया, इसको लिखाने का काम